अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, जजेस की तैनातियों के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया है। और ये फैसला तो बहुत बड़ा है। इसी किस्म का फैसला माजी में भी पार्लियामेंट ने किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले के जरिए उस पार्लियामेंट के फैसले को उड़ा दिया था। और इसी तरह से माजी में पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थी। जैसे चंद रोज पहले आर्मी चीफ की जो तौसीक़ का मुकदमा था, उसमें भी हुकूमत और अदलिया जो है बज़ाहिर दिख रहा था कि एक दूसरे के सामने आन खड़ी हुई हैं। लेकिन नाजरीन, ये जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से, एक सवाल इस हवाले से भी काबिल गौर है कि इस मुकदमे से फायदा किसका हुआ, पाक फौज कितनी मजबूत हुई है और इस सारे मामले में कुर्बानी किसको देना पड़ी और कितनी बार कुर्बानी देना पड़ी। ये बहुत बड़े सवालात हैं और इस पर गौर करने की जरूरत है। और हम इस वीडियो में तमाम मालूमात आपको इस हवाले से बताएंगे। लेकिन जिन नाजरीन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये मेरी दरख्वास्त होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जो है उसे भी जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से जो मुकदमा है उस पर बात कर लेते हैं, मुख्तसर बात करते हैं कि उसमें फायदा किसका हुआ और पाक फौज कितनी मजबूत हुई है और इसके अलावा कुर्बानी किसको देना पड़ी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोज 26 नवंबर को आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से जो समरी हुकूमत ने 19 अगस्त को मंजूर की थी, उसे सस्पेंड कर दिया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुकदमे में फरीक बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया। फिर यह मामला वफाकी काबीना का इजलास हुआ हंगामी। वहां पर जब डिस्कस हुई कि अब आर्मी चीफ को नोटिस जारी कर दिया है, उनकी जानिब से वकालत कौन करेगा, उनका वकील कौन होगा, तो वजीर कानून फरोग नसीम ने अपना इस्तीफा काबीना में पेश कर दिया, जिसे सराहा भी गया। जबकि उससे पहले ये बात खबरें भी सामने आई कि जो वजारत कानून की कारकर्दगी थी, उस पर भी वजीर आज़म ने खासा बरहमी का या तशवीश का या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि नोटिफिकेशन या समरी के तैयारी में इतनी गलतियां क्यों की गई हैं। बहरहाल फरोग नसीम ने बतौर वजीर कानून इस्तीफा दिया, वजीर आज़म ने वो इस्तीफा मंजूर कर लिया और अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में 27 नवंबर को समाअत थी, सारा दिन समाअत होती रही और हम आपको अपडेट करते रहे कि जो मौके पेश किया जा रहा है अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उससे अदालत मुतमिन नहीं हो पा रही। अदालत अदम इत्मीनान का इजहार कर रही है अटॉर्नी जनरल के मौके के ऊपर। 27 नवंबर को जब मुकदमे की समाअत अपने अख्तामी मराइल में थी, तो अदालत ने एक और हैरानकुन बात कर दी फरोग नसीम को मुखातिब करते हुए कि आपका जो वकालत का लाइसेंस है उसका एक इशू है पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। तो 28 नवंबर को जब दोबारा इस मुकदमे की समाअत होगी तो आप अपना वकालत का जो लाइसेंस है, ये इशू पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ हल करके आइएगा। अब ये इशू क्या था, ये देखने की जरूरत है और यहां पर आपको इसमें फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये सब आपके सामने आ जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का वजीर कानून फरोग नसीम के साथ इशू ये था कि जब फरोग नसीम जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं, आप समझ लें। तो जब वो मेंबर थे तो इसी दौरान वो वजीर कानून बन गए। तो एक कन्वेंशन है या रवायत है, बल्कि एक ऑब्लिगेशन आप इसे कहें, पाकिस्तान बार काउंसिल के लॉ के मुताबिक या वुकला प्रैक्टिशनर एक्ट के मुताबिक कि जब आप किसी हुकूमती ओहदे पर चले जाएंगे तो बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का जो ओहदा होगा वो आपको छोड़ना होगा। तो वो मेंबर थे पाकिस्तान बार काउंसिल के फरोग नसीम। तो बार काउंसिल की जानिब से फरोग नसीम को कहा गया कि आप अपना ये ओहदा छोड़ दें, आप वफाक वजीर रहकर मुल्क की खिदमत करें, वजीर आज़म इमरान खान की खिदमत करें। लेकिन फरोग नसीम ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनकी मेंबरशिप और उनका वकालत का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिया। इस तमाम इशू के बाद अब फिर ये जब मामला आया तो फरोग नसीम जो है वो समझते थे कि शायद उनका वकालत का लाइसेंस सस्पेंड नहीं है, सिर्फ उनकी मेंबरशिप पाकिस्तान बार काउंसिल की सस्पेंड है। जब वो सुप्रीम कोर्ट में आया तो उनके साथ जब ये मामला आया तो फिर उनके सामने जब ये मामला रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो उन्होंने अपने पाकिस्तान बार काउंसिल की जो रुकनियत थी, जिसके लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कोई 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च करता है और किसी को मुफ्त में भी मिल जाती है, तो फरोग नसीम ने वो करोड़ों की जो मेंबरशिप थी पाकिस्तान बार काउंसिल की वो भी कुर्बान कर दी, वकालत भी कुर्बान की और उसकी जो रुकनियत थी या मेंबरशिप थी पाकिस्तान बार काउंसिल की वो भी कुर्बान कर दी। और 28 नवंबर को पेश हो गए सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की वकालत के लिए। तो 28 नवंबर को जो ड्रॉप सीन हुआ वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो एक नई समरी हुकूमत ने पेश की, अदालत उसके ऊपर मुतमिन दिखाई दी। बल्कि हमने तो ये कहा कि जब 28 नवंबर की समाअत शुरू हुई तो अदालत
जब कमरा अदालत में आई तो वो मुतमिन थी, बल्कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी मुतमिन किया कि आप आज जो समरी लेके आए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर इन पर पूरा उतरती हैं, ये अब जो है वो बेहतर है। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी जो है वो मुतमिन किया कि ये काम ठीक है, लेकिन छोटी छोटी उन्होंने गलतियां जो है वो निकाल दी। लेकिन उसके बाद फायदा किसका हुआ? जब फरोग नसीम ने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी तो उनके जो दूसरे नंबर पे ऊपर था, जो इलेक्शन में दूसरे नंबर पर आया था, रनर अप आया था, यासीन आजाद साहब, जो किसी दौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान बार काउंसिल का जो है वो मेंबर बना लिया गया। और उनका ताल्लुक भी आसमा जहांगीर ग्रुप से है, और इसको जो पाकिस्तान बार काउंसिल में जो लोग बैठे हैं वो भी आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं। तो जो फरोग नसीम थे उनका ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है किसी ना किसी तरह से। तो ये सूरत हाल थी। उसके अलावा पाक फौज कितनी मजबूत हुई? माजी में आपको मालूम है कि नवाज शरीफ ने दो जो आर्मी चीफ थे उन्हें सैक किया। जनरल जहांगीर करामत को सैक करके वो परवेज मुशर्रफ को लेकर आए, और परवेज मुशर्रफ को जब उन्होंने सैक करने का एडवेंचर किया तो वो उनके गले पड़ गया और फिर मुल्क में मार्शल लगा दिया गया। तो अब ये जो फैसला आया है इससे आप समझ लें कि वो कहते हैं ना कि अंधेरे में रोशनी की एक किरण, तो ये एक रोशनी की किरण है। जब अब कानून साजी होगी आर्मी चीफ के टेन्योर के हवाले से, तो अब ये एक टेन्योर पोस्ट बन जाएगी। तो फिर जब किसी आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा तो जो भी वजीर आजम होगा उस वक्त, तो उसे बड़े सोच समझ कर ये तकर्रुरी करना होगी, क्योंकि जब टेन्योर पोस्ट बन जाएगी उसके बाद जो है किसी वजीर आजम के लिए किसी आर्मी चीफ को सैक करना जो है वो किसी तरह से भी जो है वो आसान नहीं होगा। अब हम पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनातियां होती हैं उसके लिए एक कमीशन बना हुआ, बल्कि आप समझ लें कि पैरेलल दो बॉडीज बनी हुई हैं। एक जुडिशियल कमीशन है, उसका सरबराह होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, माफ कीजिएगा। और जुडिशियल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस हैं, एक रिटायर्ड जस्टिस है, उसमें अटॉर्नी जनरल भी होता है, उसमें वफाकी वजीर कानून भी होते हैं। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी हो तो उस सूबे का जो वजीर कानून होता है वो उसमें शामिल होता है। और जो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है उसकी जो नॉमिनेशंस होती हैं वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। लेकिन अगर एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में होनी हो, अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होनी हो, तो उसका नाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करता है। तो ये तरीका चला आ रहा है। और जब जुडिशियल कमीशन जो है किसी नाम के ऊपर गौर करने के बाद उसे हाई कोर्ट में जज लगाना है या सुप्रीम कोर्ट में जज लगाना है, तो ये मामला हातिमी मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की एक पार्लिमानी कमेटी है उसे भिजवा दिया जाता है। और पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटी के पास मासवाए इसके कोई अख्तियार नहीं है कि जो रिकमेंडेशन भिजवाई गई है उसे मिने तस्लीम कर लें और उसे एंडोर्स कर दें, उस पर मोहरे सख्त लगा दें। माजी में ये अख्तियार पार्लिमानी कमेटी ने इस्तेमाल किया था। इस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दौर था। जुडिशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन भेजी 4 नामों की कि इन्हें जज लगाया जाए, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने वो मुस्तरद कर दी। तो फिर मुनीर भट्टी नामी एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चैलेंज किया कि पार्लिमानी कमेटी के पास कोई अख्तियार नहीं है कि जिन नामों को प्रपोज करके रिकमेंड करके जुडिशियल कमीशन भेजे उनको मुस्तरद कर पाए। किसी भी को जज लगाने के लिए उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, उसकी एक्सपर्टीज, लॉ से उसकी कितनी समझ बूझ है, ये जुडिशियल कमीशन बेहतर समझ सकता है। इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसका किरदार ना होने के बराबर है। तो इन्हीं पैरामीटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लिमानी कमेटी का फैसला था 4 जजेस की नॉमिनेशन या रिकमेंडेशन मुस्तरद करने का, उसे कलअदम करार दे दिया। तो उसके बाद से अब पार्लिमानी कमेटी जो भी नाम जाते हैं जुडिशियल कमीशन से उन्हें रिजेक्ट नहीं करती, बल्कि उसकी अप्रूवल दे देती है और फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज लग जाता है। अब पार्लियामेंट की कमेटी ने यह फैसला किया है, जो पार्लियामानी कमेटी है जो जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले को देखती है, उन्होंने अपने जो कवायद हैं, जो रूल्स हैं, उसमें तब्दीली की है कि जिस नाम की नॉमिनेशंस आएगी, जो नॉमिनेशंस हमारे पास आएंगी, उन्हें हम बुलाएंगे, उन्हें मदऊ करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे। और अगर हमारे बुलाने के ऊपर वो शख्सियत, वो नॉमिनेशन जिस नाम की होगी वो पेश नहीं होंगे, तो उनकी नॉमिनेशन जो है वो मुस्तरद तस्वर होगी। और पहले मरले के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस की अपॉइंटमेंट होने जा रही है, उन्हें मदऊ करने का, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाने का जो है वो फैसला किया गया है। ये नाजरीन एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्लिमानी कमेटी अपने इस फैसले पर अमल दरामद करा पाएगी, क्योंकि लग ये रहा है कि जिस तरह से पिछले 2 रोज से आर्मी चीफ की तौसीह और के मामले के ऊपर हुकूमत और अदलिया जो है वो आमने सामने आन खड़ी थी,
और माजी में भी जब ये जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया था, पार्लिमानी कमेटी ने मुस्तरद किए थे 4 नाम, तब भी हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई थी। और अब भी मुझे लगता है कि जो फैसला पार्लियामेंट ने किया है, इस पर जब ये मामला आगे चलेगा, किसी को रिजेक्ट करेगी या मुस्तरद करेगी पार्लिमानी कमेटी, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, तो फिर एक सिनेरियो ऐसा ही बनेगा जैसे माजी में बना था। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगी। लेकिन नाज़रीन, अगर हम जमीनी हकायक की बात करें, जो इस वक्त राइज तरीका है पाकिस्तान में आला अदलिया में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उस पर विकला की जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, या जो सूबाई बार काउंसिल है, उनकी जानिब से मुसलसल ये एतराज उठाया जा रहा है, ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये जो तरीकाकार है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें गो के इस तरीकाकार के तहत बहुत सारी चीज़ों को केटर किया गया है। लेकिन फिलहाल भी इस वक्त भी इस राइज तरीके के अंदर बहुत सारे नुकाइस मौजूद हैं, क्योंकि वकला ये कहते हैं कि इस तरीकाकार के तहत एक तो जुडिशल कमीशन जो है वो सबसे इफेक्टिव बॉडी है और पार्लिमानी कमेटी के पास कोई अख्तियार नहीं है। और जिस तरह से हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से जजेस की नॉमिनेशंस होती हैं, उसमें वकला का कोई किरदार नहीं है। जजेस अपनी मर्जी से जिसे समझते हैं सेलेक्ट करते हैं, उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले आते हैं। और यह भी वकला का कहना है कि एक मखसूस हल्के से लोगों को लाया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो है जो काबिल लोग हैं वकला में या जो लोअर जुडिशरी है उसके अंदर, उन्हें मुस्तरद किया जा रहा है, उनके नामों के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। तो वकला का यह मुतालबा है कि ये जो नॉमिनेशंस हैं, इसमें वकला का किरदार भी जो है वो सामने लाया जाए, ताकि ये अपॉइंटमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। जब अदलिया पूरे मुल्क के ऊपर चेक रखती है, तो अदलिया में जो अपॉइंटमेंट्स का जो ये तरीकाकार है, अगर इसमें कोई फ्लॉज मौजूद हैं, वकला की जानिब से ऑब्जेक्शन है और पार्लियामेंट ने ये जो फैसला किया है कि इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो भी इसमें लकुनाज हैं इन्हें जरूर सॉर्ट आउट होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब अदलिया पूरे महकमों के ऊपर एक वॉच डॉग की हैसियत से बैठा है, तो उस वॉच डॉग के अंदर या उस इदारे के अंदर भी जो जजेस की तैनातियां होनी चाहिए या मुनसफों की जो तैनातियां होनी चाहिए, वो भी उतनी ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उतनी ही साफ और शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से होनी चाहिए, जैसा कि अदलिया बाकी इदारों से जो है ये तवक्को